नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026, बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को एक बार आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके और वो भी आपके साथ इस सेशन के साथ जुड़ सके, उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल हो सके। और चैनल पर जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार हैं, या फिर जितने भी मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें। तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक जीके जीएस की क्लास को करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा क्या जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? चौधरी चरण सिंह है, जाकिर हुसैन है, एम हिदायतुल्लाह है, या फिर वीवी गिरी है? तो पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो भारत के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति उस समय कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब। और उपराष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट अगर हम लोग बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो वीवी गिरी थे। ठीक है, राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन और उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। लेकिन आपको पता है जाकिर हुसैन, इनकी मृत्यु जो है इनके कार्यकाल में ही हो जाती है। ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं, कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और तब उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, वीवी गिरी। लेकिन क्योंकि वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनना था, इसलिए वीवी गिरी क्या करेंगे? वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनना था, इसलिए वीवी गिरी क्या करते हैं? तो ये अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं। वीवी गिरी क्या करते हैं? वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनना था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करना था, इसलिए वीवी गिरी त्याग पत्र दे देते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी है तो ये पद तो खाली ही था, और उपराष्ट्रपति ने भी त्याग पत्र दे दिया तो इनका पद भी खाली हो गया। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो, तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था एम हिदायतुल्लाह। तो आपसे एक प्रश्न और बन जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के वो कौन से न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। अगर आपसे पूछा जाए पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वीवी गिरी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो दो लोगों के नाम आपको याद रखना है। एक तो है जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन है? एक तो जाकिर हुसैन का नाम याद रखना है, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है, जाकिर हुसैन। और दूसरा नाम जो आपको याद रखना है वो है फखरुद्दीन अली अहमद। तो दो राष्ट्रपति ऐसे हैं, दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई है, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। कौन कौन से? तो एक है जाकिर हुसैन, दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। दो राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई। अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, फिर आप क्या कहेंगे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जाकिर हुसैन साहब है। ठीक है, कौन है? तो जाकिर हुसैन साहब जो है तो ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हुई, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों ही मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, तो फिर आप कहोगे एम हिदायतुल्लाह। अगर आपसे पूछा जाए पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो आप कहोगे वीवी गिरी। क्लियर है? ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक नाम और आपको दिखाई पड़ रहा है, चौधरी चरण सिंह। तो इनके बारे में भी जान लीजिए, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में भी आप जान लीजिए। चौधरी चरण सिंह जो है तो ये इनका जन्म दिवस जो है, इनका जन्म दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं, और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं।
चौधरी चरण सिंह जो है इनका जन्मदिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है इनके संदर्भ में, ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी संसद का सामना नहीं किए। ठीक है, कभी संसद का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री हैं, संसद का सामना नहीं किए हैं, तो ये भी याद रखिएगा, तो प्रश्न आपसे बन जाता है। क्लियर है? तो ये यहाँ से इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारियां आपको ध्यान रखनी है और यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? सिकंदर लोदी ने, शाहजहां ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। आगरा नगरी की बात हो रही है। आगरा अगर हम लोग बात करेंगे तो आगरा जो है ये पेठा नगरी के रूप में भी फेमस है, याद रखेंगे, पेठा नगरी के रूप में भी फेमस है आगरा। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहाँ पर आगरा में सुलह ए कुल महोत्सव होता है। ठीक है, आगरा में सुलह ए कुल महोत्सव जो है तो ये कहाँ पर होता है? तो ये आगरा में होता है। साथ ही साथ आपको ताज महोत्सव पूछा जाए तो ताज महोत्सव कहाँ पर होता है? तो ये भी आप कहेंगे ताज महोत्सव कहाँ पर होता है? तो ये भी आप कहेंगे आगरा में होता है। साथ ही साथ आपसे अगर आप पूछा जाए बटेश्वर पशु मेला कहाँ पर लगता है? ठीक है, बटेश्वर पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो इसके लिए भी आप क्या कहेंगे? आगरा कहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सुलाह कुल मेला, ताज महोत्सव, बटेश्वर मेला, ये सब कहाँ पर? तो ये सब आगरा में होता है। आगरा पेठा नगरी के रूप में फेमस है। आगरा नगर की अगर आपसे स्थापना पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा नगर की स्थापना किसने की है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 1504 में आगरा नगर की स्थापना हो रही है। ठीक है, 1504 में आगरा नगर की स्थापना हो रही है। आगरा किस नदी के किनारे है? तो आप क्या कहोगे? तो आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी? तो आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है। 1504 में आगरा शहर की स्थापना हो रही है और कौन करेगा? तो सिकंदर लोदी करेगा। ठीक है, तो स्थापना कौन करेगा? तो स्थापना करेगा सिकंदर लोदी 1504 में। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है आगरा का लाल किला किसने बनवाया? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अकबर ने। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया है? तो आप कहेंगे अकबर ने कराया है। लेकिन अगर स्थापना की बात होगी तो आप कहोगे 1504 में सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी। आगरा पेठा नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सुलह कुल मेला, ताज महोत्सव, बटेश्वर पशु मेला, ये सारी चीजें आयोजित होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? तो दिल्ली का लाल किला जो है ये शाहजहां ने बनवाया है। ठीक है, किसने? तो दिल्ली का लाल किला जो है ये शाहजहां ने बनवाया है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। संविधान सभा के, तो देखिए संविधान सभा में अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा में दो अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष आपको अस्थायी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा के आपको दो अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो एक आपको अस्थायी अध्यक्ष देखने को मिलते हैं और दूसरे अगर हम लोग बात करें तो दूसरे आपको अस्थायी अध्यक्ष देखने को मिलते हैं। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किसका नाम जानते हैं? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हम लोग सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम जानते हैं। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हम लोग किसका? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम जानते हैं और ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करेंगे तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी जो है ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे और कब बने थे? तो आप कहोगे 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी जो है इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था और लास्ट टाइम तक, ठीक है, अंतिम समय तक यही अध्यक्ष थे। तो आपसे पूछ रहा है अंतिम अध्यक्ष कौन है? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाता, अगर आपसे पहला अध्यक्ष पूछा जाए कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो आप क्या कहोगे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे पूछा जाए पहला अस्थायी अध्यक्ष, तो भी आप कहोगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? राजेंद्र प्रसाद कहेंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रगान किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रगान,
ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं जिनमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, दो चीज़ें होती हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूजन रहती है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। एक होता है हमारा राष्ट्रगान होता है, ठीक है, एक हमारा राष्ट्रगीत होता है और एक राष्ट्रगान होता है, ठीक है। एक राष्ट्रगीत होता है और एक राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगीत हमारा क्या है, तो राष्ट्रगीत अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रगीत आप कहोगे वंदे मातरम है, ठीक है। क्या है, तो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। और राष्ट्रगान क्या है, तो राष्ट्रगान आप कहोगे जनगण मन है, ठीक है। क्या है, तो जनगण मन जो है तो ये हमारा राष्ट्रगान है। अगर आपसे पूछा जाए वंदे मातरम तो ये किस पुस्तक में लिया गया है, ये किस पुस्तक में है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे आनंद मठ में है, ठीक है। कहाँ पर, तो आनंद मठ में है, ठीक है, आनंद मठ में है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन ये किस बुक में है, तो आप क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे आप गीतांजलि में है, ठीक है। कहाँ पर है, तो ये आप कहेंगे गीतांजलि में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत या आनंद मठ जो है तो इसकी रचना किसने की है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगान की अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रगान क्या हो जाएगा, तो ये आप कहोगे रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो राष्ट्रगान क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है और इसकी रचना किसने की है, तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चौथे प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और बन जाता है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें तो एक प्रश्न और बन जाता है आपका, ठीक है। एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, ठीक है। तो अगर हम लोग राष्ट्रगीत की बात करेंगे तो राष्ट्रगीत जो है ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत को सबसे पहले गाया गया, तो आप क्या कहेंगे, तो राष्ट्रगीत जो है ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार गाया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता की है रहीमतुल्लाह सयानी ने, ठीक है। किसने, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता की रहीमतुल्लाह सयानी ने। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रगान किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया, तो फिर आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो फिर आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे बिशन नारायण धर ने, ठीक है। किसने, तो बिशन नारायण धर ने, याद रखेंगे बिशन नारायण धर ने 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी जिसमें वंदे मातरम को गाया गया। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अवनींद्रनाथ टैगोर, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता का चित्र बनाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत माता चित्र जो है ये किसने बनाया था, भारत माता अगर हम लोग बात करें तो भारत माता चित्र जो है ये किसने बनाया था, तो आप क्या कहोगे, तो भारत माता चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इतनी सारी चीजों को आप इस प्रश्न से याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता तब तो अपना यूपी पहले स्थान पर हो जाता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो जाता। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे राजस्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राजस्थान है, ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो महाराष्ट्र है और चौथा स्थान जो है वो यूपी का है। तो ये याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, ठीक है, यूपी का। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा, तो चौथा स्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपी पहले स्थान पर है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइएगा। इंदिरा गांधी, सुश्री मायावती, ममता बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछ रहा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुंच सके, बहुत सारे मेरे भाई बहन इस सेशन के साथ जुड़ सके। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे, ठीक है। तो
तो यहाँ पर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप क्या आंसर करोगे, तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, कौन थी, तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। सुचेता कृपलानी ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, तो आप क्या कहोगे, तो उत्तर प्रदेश की। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो बन रही है वो उत्तर प्रदेश में बन रही है, कौन बन रही है, सुचेता कृपलानी। ठीक है, मायावती जी के संदर्भ में आप याद रखेंगे ये पहली पहली क्या है, तो ये पहली दलित महिला मुख्यमंत्री है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, तो ये पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कहेंगे मायावती जी हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी। पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए, इंदिरा गांधी। पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगर आपसे पूछ ले पहली महिला राज्यपाल, अगर आपसे पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे, तो पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगी सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू हो जाएंगी। और ये किस राज्य की राज्यपाल बन रही हैं, तो आप कहोगे यूपी की। ठीक है, कहाँ की, यूपी की। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं, 2, 3, 4, 5 बताएंगे क्या हो जाएगा। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं। अच्छा, ओलंपिक खेलों से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ओलंपिक खेल जो है इनकी शुरुआत कहाँ पर हो रही है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ पर हो रही है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 776 ईसा पूर्व। ठीक है, कब, तो 776 ईसा पूर्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रीस, एथेंस, यूनान से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हो रही है, आप क्या कहेंगे, आधुनिक ओलंपिक खेलों की अगर आपसे शुरुआत पूछा जाएगा, आप कहेंगे 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ओलंपिक खेलों में कब शामिल हुआ, तो भारत कब शामिल हो रहा है, तो भारत ओलंपिक खेलों में 1900 में शामिल हुआ। ठीक है, भारत से अगर पूछा जाए कि भारत ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल हुआ, तो आप क्या कहेंगे, तो भारत 1900 से ओलंपिक खेलों में शामिल हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत ने पहली बार गोल्ड कब जीता, ठीक है, ओलंपिक में स्वर्ण कब जीता, तो आप क्या कहेंगे, तो 1928 में। 1928 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण जीता है, और किस में जीता है, तो हॉकी में। ठीक है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण कब जीता, तो आप क्या कहेंगे, तो 1928 में जीता, और किस खेल में जीता, हॉकी में जीता। शामिल कब हुआ, 1900 में हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896, शुरुआत कब हो रही है, 776 में। तो ये सब प्रश्न बनते हैं ओलंपिक खेलों। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे 4 वर्षों के अंतराल पर। ठीक है, कितने, तो ओलंपिक गेम्स जो होते हैं ये 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। भारत ने 1928 में पहली बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, किस खेल में, हॉकी में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, बताइएगा क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसकी स्थापनाकर्ता अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की है, तो आप क्या कहोगे, तो इसकी स्थापना की है A.O. ह्यूम ने। ठीक है, अलेन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है तो इसकी पहली बैठक कहाँ पर हो रही है, तो पहली बैठक अगर हम लोग बात करें तो पहली बैठक जो है ये बम्बई में हो रही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली बैठक है ये बम्बई में हो रही है। बम्बई में कहाँ पर हो रही है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हो रही है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहली बैठक हो रही है बम्बई में। स्थापना कर रहे हैं A.O. ह्यूम। और जो पहला अधिवेशन होगा, इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, बम्बई में जो ये पहली बैठक हो रही है इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो अध्यक्षता आप कहोगे WC बनर्जी करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे, तो WC बनर्जी जो है इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है, तो आप कहोगे A.O. ह्यूम ने की है। पहली बैठक बम्बई में हो रही है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में।
अध्यक्षता इसकी डब्ल्यूसी बनर्जी कर रहे हैं और 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई है, क्या आंसर करेंगे, तो आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 28 दिसंबर 1885। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है उस समय वायसराय कौन थे, आपसे पूछा जाए कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन थे, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे डफरिन। ठीक है, कौन थे, तो डफरिन, लॉर्ड डफरिन जो है, तो ये जो है अगर हम लोग बात करेंगे जब कांग्रेस की स्थापना हो रही है उस समय ये वायसराय थे। और ये जो डफरिन है इन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था, इन्होंने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो रही है उस समय वायसराय कौन थे, डफरिन थे। और डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा था। इसकी स्थापना किसने, ए.ओ. ह्यूम ने की है। पहली बैठक बंबई में हो रही है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, अध्यक्षता डब्ल्यूसी बनर्जी ने की और पहली बैठक में 72 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, किस मुगल शासक ने हिजरी संवत की शुरुआत की, बताइएगा। तो हिजरी संवत की अगर हम लोग बात करें तो हिजरी संवत की शुरुआत किसने की है, अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। 9वें प्रश्न का आपसे भी लोग आंसर करेंगे, किस मुगल शासक ने हिजरी संवत की शुरुआत की है, अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग अकबर की बात करें, अगर हम लोग अकबर की बात करें तो अकबर के संदर्भ में आपको याद रखना है, अकबर ने 1583 में, ठीक है, अकबर ने क्या किया था, तो अकबर ने 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की थी। अकबर के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो अकबर ने क्या किया, 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की। ठीक है, और इसी इलाही संवत के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसी इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की जाएगी। और कौन करेगा, तो आप कहोगे शाहजहां करेगा। ठीक है, कौन करेगा, तो हिजरी संवत की शुरुआत किसने कराई थी, तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन संख्या डी। अकबर ने क्या किया था, अकबर ने 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां ने इस इलाही संवत को बंद करके, इसको समाप्त करके, इसको रोक करके इसके स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की थी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, गीता से, उपनिषद से, वेद से, या फिर रामायण से। क्या हो जाएगा, अच्छा वेदों की अगर आपसे संख्या पूछ ले तो वेदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछ ले सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे ऋग्वेद है। ठीक है, कौन सा, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, अगर आपसे पूछ ले कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो फिर आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे यजुर्वेद है। ठीक है, कौन सा, यजुर्वेद है। यजुर्वेद अगर हम लोग बात करें गद्य और पद्य दोनों है। अगर आपसे पूछा जाए किस वेद में कर्म कांडों का उल्लेख है, कर्म कांड का उल्लेख है, तो फिर आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद में कर्म कांडों का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाए तंत्र मंत्र और औषधियों का उल्लेख कहाँ पर है, तंत्र मंत्र और जादू टोना औषधियों का उल्लेख किस वेद में है, तो फिर आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे अथर्ववेद में। ठीक है, कहाँ पर, तो अथर्ववेद में अगर हम लोग बात करेंगे तो अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण आदि चीजों का उल्लेख है। कर्मकांडों का उल्लेख यजुर्वेद में। गद्य और पद्य में कौन सा वेद है, तो आप कहेंगे यजुर्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे तो ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, तो क्या कहोगे, तो भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं, तो आप कहोगे सामवेद को कहते हैं। ठीक है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उपनिषदों की संख्या अगर आपसे पूछ रहे तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी, 108 है। और इसी में से एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। ठीक है, क्या नाम है, तो जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषदों से लिया गया है। और कौन सा उपनिषद है, तो मुंडकोपनिषद है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 108 है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री या फिर वल्लभ भाई पटेल? बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद की, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, लाल बहादुर शास्त्री की या फिर वल्लभ भाई पटेल की? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक का नाम है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी जो है तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो राजेंद्र प्रसाद जी की हम लोग बात करेंगे तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ याद रखना है ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे। सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो इन्हीं का है। यही एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ ही साथ भारत के पहले राष्ट्रपति थे और एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी पुस्तक का नाम इंडिया डिवाइडेड है। ठीक है, राधा कृष्णन जी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत के पहले, ठीक है, क्या है, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं और इनके संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये इनका भी 2 कार्यकाल था। ये 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने थे, सॉरी उपराष्ट्रपति बने थे। ये भी क्या हुए थे? तो ये भी 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति बने थे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। संविधान सभा पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किया था? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो संविधान को, भारतीय संविधान को बनाने का काम किसका था? तो भारतीय संविधान को, भारत के लिए एक संविधान को बनाने का जो काम है वो भारत की संविधान सभा का था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत की जो संविधान सभा थी, ठीक है, भारत की जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा को, उस संविधान को बनाने का जो काम था वो किसका था? संविधान सभा का था। तो जब संविधान बन के तैयार हो गया तो फिर उस पर क्या होगा? तो उस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो हस्ताक्षर कब किया था? आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, आप आंसर क्या करेंगे? तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। क्यों कहेंगे इनमें से कोई नहीं? क्योंकि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 24 जनवरी 1950 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किया था? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो कि विकल्प में नहीं है, इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी। अच्छा, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 284 सदस्यों ने। संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो आप कहोगे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? सीवी रमन को, स्वामीनाथन को, होमी भाभा को या फिर वर्गीस कुरियन को? हरित क्रांति। अब हरित क्रांति में भी देखिए 2 प्रश्न बन जाते हैं। हरित क्रांति में भी 2 प्रश्न बन जाते हैं। एक आपसे विश्व हरित क्रांति पूछा जाता है, एक आपसे विश्व हरित क्रांति पूछा जाता है, दूसरा आपसे राष्ट्रीय हरित क्रांति पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 हरित क्रांति में भी 2 प्रश्न बन जाते हैं, एक विश्व हरित क्रांति और दूसरा राष्ट्रीय। विश्व हरित क्रांति की बात करेंगे तो फिर आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, विश्व हरित क्रांति की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, विश्व हरित क्रांति के जनक। राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? तो ये आप कहेंगे MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, कौन है? तो MS स्वामीनाथन जो है तो ये राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर तो आपको नॉर्मन बोरलॉग तो दिख नहीं रहा है, तो फिर आप किसके साथ जाएंगे? तो आप जाएंगे MS स्वामीनाथन के साथ। ठीक है, विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। तो नॉर्मन बोरलॉग तो आपको ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो फिर आप क्या हो जाएगा? तो आप राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन के साथ जाएंगे। क्लियर है। सीवी रमन की अगर हम लोग बात करें, सीवी रमन के संदर्भ में आप याद रखेंगे ये पहले भारतीय वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिल रहा है। कब मिल रहा है? तो 1930 में। पहले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जिनको 1930 में क्या हो रहा है? नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है नोबेल पुरस्कार पाने वाले? ठीक है, वर्गीस कुरियन की अगर हम लोग बात करें, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक किसको मानते हैं? तो श्वेत क्रांति का जनक जो है ये मानते हैं वर्गीस कुरियन को। ठीक है, और इनका जन्म दिवस है कब? इनका जन्म दिवस है 26 नवंबर।
इनका जन्म दिवस है 26 नवंबर, और 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 1 जून की अगर हम लोग बात करें, 1 जून को भी आपको याद रखना है। 1 जून को क्या करते हैं, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहोगे 1 जून को। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहोगे 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है, जो कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। मेक इन इंडिया में कौन सा पशु है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मेक इन इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे, तो मेक इन इंडिया में कौन सा पशु है, तो ये इस प्रश्न का आंसर करना है सभी मेरे भाई बहन, जल्दी से बताइएगा। मेक इन इंडिया भारत सरकार की योजना थी ना, तो मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया में कौन सा पशु आपको देखने को मिलेगा, तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मेक इन इंडिया में कौन सा पशु आपको देखने को मिलेगा, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे शेर देखने को मिलेगा। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेक इन इंडिया जो स्कीम है, भारत सरकार की जो ये योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 2014 में। ठीक है, भारत सरकार ने 2014 में मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत की थी, और इसमें जो पशु जो देखने को आपको मिलता है वो कौन सा है, इसका जो लोगो है वो कौन सा पशु है, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे शेर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, हालांकि भारत का राष्ट्रीय पशु अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए, तो फिर आप क्या कहोगे, तो राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, तो फिर आप कहोगे बाघ हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु अगर आपसे पूछा जाए, तो फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे बाघ। ठीक है, योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। योजना आयोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ है, योजना आयोग के कार्य से आपसे प्रश्न बनता है। योजना आयोग का कार्य क्या था, तो योजना आयोग का जो कार्य होता था वो होता था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। ठीक है, 5 ईयर प्लान बनाने का काम किसका था, तो ये पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान बनाने का काम योजना आयोग का होता था। और योजना आयोग का कभी भी आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन होता था, तो आप क्या कहेंगे, तो योजना आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। और योजना आयोग का कार्य क्या होता था, तो 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। और इसकी गठन क्या कब किया गया था, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और 2015 में, ठीक है, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर क्या किया गया, तो नीति आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो 2015 में अगर हम लोग बात करेंगे, तो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बताइएगा क्या जाएगा। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया है, तो क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो, अगर आपसे खाली जय जवान जय किसान पूछा जाता, ठीक है, अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ जय जवान और जय किसान पूछा जाता, तो आप कहते लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन यहाँ पर जय विज्ञान भी जोड़ दिया गया है, और ये किसने कहा है, तो ये आप कहोगे, ठीक है, मोदी जी ने। ठीक है, किसने, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसने कहा है, तो आप क्या कहोगे, मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया, जो कि विकल्प में नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था, बताइएगा क्या जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे तो संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में था। पहले अगर हम लोग मूल अधिकारों की बात कर लें, पहले अगर हम लोग मूल अधिकारों की बात कर लें, तो पहले जो मूल अधिकार थे उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी 7। पहले मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। और फिर क्या किया गया, फिर इसमें एक संशोधन होता है, 44वां संशोधन। ठीक है, कौन सा, 44वां संशोधन होता है 1978। और इसके द्वारा अगर हम लोग बात करें, तो इसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है, इसको मूल अधिकारों से निकाल करके कहाँ पर, तो इसको मूल अधिकारों से निकाल करके अनुच्छेद 300 काम में रखा जाता है। ठीक है, 300 काम में रखा जाता है। और वर्तमान में जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति का अधिकार है, ये कैसा अधिकार है, तो आप कहोगे विधिक या कानूनी अधिकार है। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो विधिक या कानूनी अधिकार है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ पर है, तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए संपत्ति का अधिकार कहाँ पर है, तो आप कहोगे 300 काम में विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा, आपसे पूछ रहा संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था,
किस अनुच्छेद में था? तो किस अनुच्छेद में था? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, कहाँ पर था? तो संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। तो आप क्या कहोगे? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्तमान में आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तब आप कहोगे 351। आपसे पूछ रहा है कि पहले किस अनुच्छेद में था, ठीक है, किस अनुच्छेद में था, तो आप क्या कहोगे? तो अनुच्छेद 31 में था, जो कि यहाँ पर विकल्प में नहीं है। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का विरासत पशु कौन है? शेर है, बाघ है, गाय है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या जाएगा। अच्छा, भारत का अगर आपसे जलीय जीव पूछ ले, अगर आपसे भारत का जलीय जीव पूछ ले कि भारत का जलीय जीव क्या है, तो फिर आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे गंगा नदी डॉल्फिन। ठीक है, गंगा नदी डॉल्फिन जो है ये भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित कर दिया गया है, डॉल्फिन को। आपसे पूछ रहा है भारत का विरासत पशु क्या है, तो शेर है, बाघ है, या फिर गाय है। तो मेक इन इंडिया में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग मेक इन इंडिया की बात कर लें, तो मेक इन इंडिया में जो हमें पशु देखने को मिला वो कौन है? तो वो आप कहोगे शेर है। मेक इन इंडिया में तो हमको शेर देखने को मिला। ठीक है, राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे तो बाघ है। ठीक है, विरासत पशु की बात करेंगे तो विरासत पशु क्या है? तो आप कहोगे हाथी है। ठीक है, भारत का विरासत पशु किसे घोषित किया गया? तो आप कहोगे हाथी को। और कब किया गया? तो 2010 में। 2010 में हाथी को भारत का विरासत पशु घोषित किया गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर एक बार फिर से हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में दूसरी महिला राष्ट्रपति कब बनी थी? बताइएगा क्या जाएगा। तो भारत में अगर हम लोग बात करें, तो भारत में अगर आपसे पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाए, तो पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन है? तो वो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ठीक है, कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। अगर हम लोग बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की, अगर हम लोग बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी की अगर हम लोग बात करें, तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, जो कि कब बनी थी? जो कि 2007 में प्रेसिडेंट बनी थी, 2007 में राष्ट्रपति बनी थी। दूसरी भारत की अगर आपसे पूछा जाए, दूसरी भारत की महिला राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि उड़ीसा में संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, कहाँ से? तो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा के मयूरभंज से हैं। द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, और ये कब बनी थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, 2022 में बनी थी। ठीक है, कब? तो भारत में दूसरी महिला राष्ट्रपति कब बनी थी? तो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, और कब बनी है? 2022 में। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ ले, तो आप क्या कहोगे? तो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उम्र सीमा अगर आपसे पूछ रहे कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए अगर राष्ट्रपति बनना है, तो आप कहोगे 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष उम्र तो होनी ही चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऋतु संहार के रचयिता कौन है? जयदेव हैं, भवभूति हैं, हॉल हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या जाएगा। ऋतु संहार के रचयिता कौन है? सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। ठीक है, और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भाई बहनों तक भी ये सेशन, ये क्लास पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके, और ऐसे ही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऋतु संहार के रचयिता कौन है? क्या हो जाएगा? तो देखो, जयदेव की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग जयदेव की बात करें, तो जयदेव जो है तो ये किसके दरबार में रहते थे? तो जयदेव जो है ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, और इनकी जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गीत गोविंद है। ठीक है, क्या है? तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव है। ठीक है, भवभूति की अगर हम लोग बात करें, तो भवभूति, भवभूति ने किसकी रचना की है? तो आप कहोगे मालती माधव की। ठीक है, भवभूति ने किसकी रचना की है? तो आप कहोगे मालती माधव की रचना की है भवभूति ने। ठीक है, और हॉल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो हॉल ने किसकी रचना की है? तो हॉल जो है ये एक सातवाहन राजा है, और इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की है। ठीक है, हॉल एक सातवाहन राजा है, और इन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की है। तो ऋतु संहार के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो आप क्या कहोगे? तो ऋतु संहार के रचयिता है कालिदास। ठीक है, कौन है? तो कालिदास जी की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये ऋतु संहार के रचयिता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं। कालिदास की बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे ऋतु संहार है, विक्रमोर्वशीय है,
कुमार संभवम है, मालविकाग्निमित्रम है, रघुवंशम है, विक्रमोर्वशीय है। तो ये सारी कालिदास जी की, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये सारी कालिदास जी की पुस्तकों के नाम है। ये ध्यान रखिएगा। तो ऋतु संहार के रचयिता कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे, जो कि किसके दरबार में रहते थे? कालिदास की बात करेंगे तो ये किसके दरबार में? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, उनके नवरत्नों में से एक थे कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, तो उनके नवरत्नों में से एक थे कालिदास। तो ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना कब हुई है? अच्छा देखो, दो चीजें हैं, आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो, तो दोनों चीजों में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक होता है यूएनडीपी और एक होता है यूएनईपी, ठीक है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आप लोग अक्सर यूएनडीपी और यूएनईपी में कंफ्यूज आते हो। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा, इसकी स्थापना कब होगी? तो आप कहोगे 1965 में, ठीक है। 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना होगी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और यूएनईपी की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो इसकी स्थापना कब होगी? तो इसकी स्थापना होगी 1972 में। और इसका मुख्यालय आपको कहाँ पर? तो इसका मुख्यालय आपको केन्या नैरोबी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? तो केन्या नैरोबी में आपको देखने को मिल जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972। और यूएनडीपी कहेगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आप कहेंगे 1965 में, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ है? बताइएगा क्या हो जाएगा? भारत के सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उद्घाटन कब हो रहा है? और जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको याद रखना है, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पर है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का स्थान है। और सुप्रीम कोर्ट में जब स्थापना हुई थी, तब एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। कुल मिलाकर के वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, ठीक है। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो क्या हो जाएगा? तो गवई है, ठीक है। कौन है? तो गवई करके जो है, तो ये मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन गवई है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होगी, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहोगे 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब हो रही है? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो 28 जनवरी 1950 को हो रहा है, ठीक है। जब स्थापना हुई थी तो एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। कुल न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है, 34 है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट एज होती है, जो सेवानिवृत्त आयु होती है, वो कौन सी है? तो सेवानिवृत्त, अगर हम लोग रिटायरमेंट एज की बात करें, सेवानिवृत्त आयु की बात करेंगे, तो ये है 65 ईयर्स, ठीक है। क्या है? तो 65 वर्ष की आयु में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपने पद से रिटायर होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। सेवानिवृत्त आयु, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन कब किया है? बताइएगा क्या आ जाएगा? तो इंडियन ओपिनियन, एक प्रश्न तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि जो इंडियन ओपिनियन है ये किसका? तो ये गांधी जी का समाचार पत्र है, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये जो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र है ये किसका है? तो ये गांधी जी का है, ठीक है। अब आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन कब किया है? 1909 में, 1904 में, 1915 में या फिर 1933 में? अच्छा, गांधी जी की और कई सारी पत्रिकाएं हैं, ठीक है। गांधी जी की और कई सारी पत्रिकाएं हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें तो नवजीवन है, नवजीवन है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? हरिजन है, ठीक है। नवजीवन, हरिजन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई? और यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया, ये सब क्या है? तो ये सब पत्रिकाएं हैं, ठीक है। पत्रिकाएं हैं किसकी?
गांधी जी की है, ठीक है। नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया। गांधी जी की अगर पुस्तक की बात करेंगे तो गांधी जी की पुस्तक कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो है ये गांधी जी की पुस्तक है। और इसकी रचना कब की थी गांधी जी ने, तो इसकी रचना जो है गांधी जी ने की थी 1909 में। हिंद स्वराज की रचना कब की थी, तो गांधी जी ने की थी 1909 में, ठीक है। इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे तो ये तब प्रकाशित हो रही है, इसका संपादन तब हो रहा है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1933 में अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी ने हरिजन का संपादन शुरू किया। 1933 में गांधी जी ने हरिजन का संपादन किया। 1915 में अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी भारत लौट रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं, तो 1915 में अगर हम लोग बात करेंगे तो गांधी जी भारत लौटे थे, ठीक है। और 1909 में अगर हम लोग बात करें तो गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की है। तो इस तरीके से सारी चीजों को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ था, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण, भारत ने अभी तक 2 परमाणु परीक्षण किए हैं, ठीक है। पहला परमाणु परीक्षण जो है तो वो क्या हो रहा है, तो वो हो रहा है 18 मई 1974 को, ठीक है। 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण हो रहा है। और इस पहले परमाणु परीक्षण को क्या किया गया, स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया, ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है ये 18 मई 1974 को हो रहा है और इसको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा का। किसके समय में ये परीक्षण हो रहा है, तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी जी के समय में, ठीक है। किसके समय में, इंदिरा गांधी जी के समय में 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हो रहा है। दूसरे परमाणु परीक्षण की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो परमाणु परीक्षण है ये 1998 में हो रहा है और ये अटल जी के समय में हो रहा है, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और इनके समय में 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हो रहा है और इसको शक्ति 98 नाम दिया गया, ठीक है। इसको शक्ति 98 नाम दिया गया, ठीक है। अब आपसे प्रश्न बन रहा है कि ये जो भारत में परमाणु परीक्षण है ये कहाँ पर हुए थे, तो पहले परमाणु परीक्षण की बात करें या दूसरे परमाणु परीक्षण की बात करें, दोनों ही परमाणु परीक्षण पोखरण में, ठीक है। पोखरण, पोखरण कहाँ पर पड़ेगा, तो ये राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है। कहाँ पर, तो राजस्थान के जैसलमेर में आपको पोखरण देखने को मिलेगा और यहीं पर दोनों परमाणु परीक्षण किए गए थे, ठीक है। पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या देगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, माउंट विंसन मैसिव किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। माउंट विंसन मैसिव किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है। क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, बताइएगा। सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। और बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर किए रहिए, ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर किए रहिए ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंचता रहे। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किए रहिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो देखो, यूरोप का अगर आपसे सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाएगा तो यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, तो आप कहोगे माउंट एल्ब्रूस है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो माउंट एल्ब्रूस जो है ये यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो आप क्या कहोगे, तो उत्तरी अमेरिका में जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट देनाली, ठीक है। माउंट देनाली, या फिर इसी को और क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे माउंट मैकिनले, ठीक है। क्या कहेंगे, तो इसी को कहेंगे माउंट मैकिनले या फिर कहेंगे इसी को माउंट देनाली, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ऊंचा शिखर होगा वो कहाँ होगा, तो वो होगा माउंट कॉस्युस्को, ठीक है। क्या होगा, तो माउंट कॉस्युस्को जो है तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट विंसन मैसिव किस महाद्वीप का, तो आप कहेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे दक्षिण अमेरिका का पूछ रहे हैं, अगर आपसे दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर पूछ ले तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे माउंट एकांकागुआ, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो माउंट एकांकागुआ जो है तो ये दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप में अगर आपसे पूछा जाए एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है वो आपको एशिया महाद्वीप में देखने को मिल जाएगा।
क्लियर है? तो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, क्लियर भाई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, अफ्रीका एक महाद्वीप बच गया, अफ्रीका का भी जान लो। अफ्रीका एक महाद्वीप बच गया था, अफ्रीका का भी जान लो। अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट किलीमंजारो। ठीक है, अफ्रीका का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे माउंट किलीमंजारो। तो अफ्रीका का भी याद रखिएगा। मूक नायक के संपादक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बी डी सावरकर। बताइएगा क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताइएगा। तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो देखो, जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें, जवाहरलाल नेहरू, सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप कहेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लोग बात करें, सुभाष चंद्र बोस, तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, क्या नाम है? तो भारतीय संघर्ष, इंडियन स्ट्रगल। अगर हम लोग बात करें इंडियन इंडियन स्ट्रगल, अगर हम लोग बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, बी डी सावरकर की हम लोग बात करें तो सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 लिखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है वी डी सावरकर ने, जिसमें इन्होंने 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना है। ठीक है, मूक नायक अगर हम लोग बात करें तो इसके संपादक कौन है? तो आप कहोगे भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर ने इसका संपादन कब किया? 1920 में। मूक नायक का संपादन भीमराव अम्बेडकर ने कब किया? तो आप कहोगे 1920 में। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे कानिया, बी के मुखर्जी, पी एन भगवती या फिर एफ अली। क्या हो जाएगा? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, क्या आंसर हो जाएगा? आप आंसर करेंगे हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे हीरालाल जे कानिया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपसे अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश की बात होगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश की बात होगी, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो फिर आप कहेंगे फातिमा बीबी। ठीक है, कौन जाएगा? तो फातिमा बीबी जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक है, हिंद महासागर है, आर्कटिक है, प्रशांत महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर करिए, क्या कर जाएगा? सबसे पहले तो आपको सबसे बड़ा पता होना चाहिए, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? तो आप कहोगे प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा हो जाएगा? तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे अटलांटिक है। ठीक है, कौन सा है? तो दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे अटलांटिक महासागर है। और ये अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इसको अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। और अटलांटिक महासागर के संदर्भ में आपको याद रखना है, ये एक ऐसा महासागर है जो एस के आकार की आकृति बनाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है, तो कौन सा महासागर है जो एस के आकार की आकृति बनाता है? तो आप कहोगे अटलांटिक महासागर, और इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। और ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे बोले कि अटलांटिक से प्रशांत को कौन जोड़ता है, तो आप क्या कहोगे? अगर आपसे पूछा जाए अटलांटिक से प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है, इन दोनों को कौन जोड़ता है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर जो है वो अटलांटिक से प्रशांत को जोड़ती है। अगर आपसे पूछ ले कि अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को, मेडिटेरियन सी को कौन जोड़ता है, तो फिर आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, कौन सी? तो जिब्राल्टर
जल संधि जो है, जिब्राल्टर जल संधि जो है, तो ये अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? असम में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। बताइएगा क्या जाएगा? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बताइएगा। असम में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में आपको दो याद रखना है। कौन कौन से? एक आपको याद रखना है भीतरकनिका, भीतरकनिका। और दूसरा जो उड़ीसा में है जो आपको याद रखना है वो कौन सा है? तो वो है सिमलीपाल। ठीक है, कौन सा? तो दूसरा आपको याद रखना है सिमलीपाल। तो भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये दो आपको याद रखना है। कहाँ पर? उड़ीसा में। मानस कहाँ पर? तो ये आपको असम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, असम में आपको काजीरंगा और मानस, ये दोनों एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, और ये दोनों आपको असम में देखने को मिल जाएंगे। काजीरंगा और मानस, ठीक है, ये दोनों आपको असम में देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। दक्षिण भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा क्या आ जाएगा? अगर आपसे भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा, 2525 किलोमीटर। अगर आपसे दक्षिण भारत में पूछा जाए, अगर आपसे दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो फिर दक्षिण भारत में आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे गोदावरी है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे गोदावरी है। ठीक है, 1465 किलोमीटर के लगभग गोदावरी है दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। दक्षिण भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कृष्णा नदी। ठीक है, कौन सी? तो कृष्णा नदी है, लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है कृष्णा नदी। और ये निकलती कहाँ से है? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक है, कृष्णा नदी की हम लोग बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नामक स्थान से ये कृष्णा नदी निकलती है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर है, इनसेट है, आर्यभट्ट है, मंगलयान है। बताइएगा क्या आ जाएगा? तो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हो रही है? इसकी स्थापना हो रही है 1969 में, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हो रही है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हो रही है। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो बेंगलुरु में इसरो का आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। स्थापना हो रही है 15 अगस्त 1969 को। और इसरो ने अपना जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है ये 1975 में लॉन्च किया है। किस नाम से? आर्यभट्ट नाम से। इसरो ने जो अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है वो आर्यभट्ट के नाम से लॉन्च किया है। कब किया है? 1975 में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। आप लोग मुझे कमेंट करके जरा बताइएगा वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? जरा ये आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या सी, आर्यभट्ट हो जाएगा। मालाबार मोपला विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ है? बताइएगा क्या जाएगा? 1905 में, 1909 में, 1921 में, 1930 में। मालाबार मोपला विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ है? बताइएगा फटाफट, सभी लोग आंसर करेंगे। देखो 1905 में अगर हम लोग बात करें तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? 1905 में अगर हम लोग बात करें स्वदेशी आंदोलन शुरू हो रहा है। ठीक है, 1920 में अगर हम लोग बात करें तो 1920 में क्या हो रहा है? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है। 1920 में क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन शुरू होगा। 1930 में अगर हम लोग बात करें तो 1930 में क्या होगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में चालू होगा। 1940 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, क्या होगा? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होगी। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होगी। 1942 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। ठीक, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में प्रारंभ होगा। ठीक है, मालाबार मोपला विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1921 में, ठीक है, जिस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय केरल में अगर हम लोग बात करें, दक्षिण भारत में केरल में मालाबार मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? भारत और अमेरिका, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, या फिर भारत और श्रीलंका।
पंचशील सिद्धांत अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1954 में 1954 में आ रहा है, ठीक है। पंचशील सिद्धांत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 1954 में आ रहा है, और ये किस देश से, तो ये भारत और चीन की विदेश नीति से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, भारत और चीन की विदेश नीति से संबंधित है पंचशील सिद्धांत, 1954 में इसकी स्थापना हो रही है, ठीक है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, गोविंद सागर बांध किस नदी पर बना है, झेलम नदी, भागीरथी नदी, भिलंगना नदी, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो गोविंद सागर बांध अगर हम लोग बात करें, देखो झेलम नदी पर अगर आपसे पूछा जाए तो झेलम नदी पर आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना, ठीक है। कौन सी, तो तुलबुल परियोजना हो गया। साथ ही साथ उरी परियोजना अगर हम लोग बात करेंगे तो उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना, ये दोनों आपको झेलम नदी पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चिनाव नदी पर अगर हम लोग बात करें तो चिनाव नदी पर आपको कौन कौन सी परियोजनाएं देखने को मिलेगी, तो चिनाव नदी पर आपको सलाल देखने को मिल जाएगी, ठीक है, सलाल परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बगलिहार परियोजना देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बगलिहार परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको दुलहस्ती परियोजना, ठीक है, दुलहस्ती परियोजना जो है, ये तीनों परियोजनाएं आपको चिनाव नदी पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना है, जो कि देश की सबसे ऊंची परियोजना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी परियोजना है उत्तराखंड में, और ये जो है सबसे ऊंची परियोजना है, याद रखिएगा। देश की सबसे ऊंची परियोजना कौन सी है, तो भागीरथी नदी भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध परियोजना। गोविंद सागर परियोजना जो है ये कौन सी नदी पर है, तो आप कहोगे सतलुज नदी पर, ठीक है। कौन सी, तो सतलुज नदी पर है गोविंद सागर बांध परियोजना। इसका मतलब यह है कि आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सतलुज नदी तो आपको इनमें से कहीं दिख नहीं रहा है। तो सतलुज नदी हमारा आंसर हो जाएगा। जो गोविंद सागर बांध है ये सतलुज नदी पर, ठीक है, सतलुज नदी पर, और सतलुज नदी पर ही आपको भाखड़ा नांगल बांध भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा, तो भाखड़ा नांगल बांध जो है, डैम जो है, तो ये भी आपको सतलुज नदी पर ही देखने को मिलेगा, और इसी बांध के पीछे गोविंद सागर बांध या फिर झील का निर्माण किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सिरिसा बादला, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा क्या जाएगा। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन जाएगी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सिरिसा बादला, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कल्पना चावला, ठीक है। कल्पना चावला जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला। सुनीता विलियम्स जो है ये भारतीय मूल की दूसरी महिला हो जाएंगी, ठीक है, जो अंतरिक्ष में गई हैं, दूसरी महिला हो जाएंगी। और सिरिसा बादला की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तीसरी महिला है, भारतीय मूल की तीसरी महिला है जो अंतरिक्ष में गई है, ठीक है। तीनों लोगों को याद रखेंगे। पहली महिला कौन थी, कल्पना चावला थी, दूसरी महिला सुनीता विलियम्स, और तीसरी महिला अगर हम लोग बात करेंगे कौन जाएगी, सिरिसा बादला हो जाएगी, ठीक है। और कल्पना चावला की अगर हम लोग बात करेंगे तो लौटते समय 2003 में मृत्यु हो गई थी। स्पेस जो है, ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे जो अंतरिक्ष यान है वो क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। वापस लौटते समय क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोग बस इतने ही प्रश्नों को करने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। सेशन अगर पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो निश्चित रूप से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। तो ये आज की क्लास थी, और यहाँ पर हम लोगों ने बीएड के एग्जाम को, बीएड की प्रवेश परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करने का काम किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।